तिलका मांझी के होली फैमिली हेल्थ सेंटर में आज डॉक्टरों द्वारा 6 महीने के बच्चे को इन्फ्लुएंजा टाइफाइड का एक्सपायरी दवा लगाने को लेकर एक परिजन ने जमकर बवाल काटा। गौरतलब है कि इन्फ्लुएंजा टाइफाइड का वैक्सीन लगाने के लिए शिविर लगाया गया था, जहां ईसाक्षक बिसहरी स्थान के पास के रहने वाले पिता विशाल सिन्हा और मां तृप्ति सिन्हा के 6 महीने की बेटी समृद्ध को डॉक्टर ने इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड वैक्सीन एक्सपायरी लगा दी। जैसे ही परिजनों ने देखा यह दवा एक्सपायरी है, तभी परिजन शोर मचाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे बात इतनी फैल गई कि सूचना थाने तक चली गई और तिलका मांझी और बरारी थाना के थानाध्यक्ष भी होली फैमिली हेल्थ सेंटर पहुंच गए। वहां परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि 6 महीने के बच्चे को यहां चिकित्सकों ने इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का एक्सपायरी वैक्सीन लगा दिया। बच्चे के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। साथ ही परिजनों ने बवाल काटते हुए डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी बात कही। 6 मंथ का वैक्सीन था इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का, जिसमें से इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन उनका ऑलरेडी अप्रैल में एक्सपायर्ड था। डॉक्टर का कहना है कि मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था, मैं नहीं देख पाया और उन्होंने लगा दिया। इतनी बड़ी लापरवाही हो गई है, बोल तो देखे नहीं। हाँ, यही बोले। और जब हम उनसे पूछने गए तो कह रहे हैं बच्चा मर तो नहीं ना गया। लैंग्वेज भी खराब, लैंग्वेज भी इनका सही नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर चंद्रकांत सिंह ने बिना एक्सपायरी दवा का देखे हुए बच्चे को सुई डाल दिया। जब मैं यहाँ पे चिपका हुआ देखा यहाँ पे स्टिकर, और जब उनका जो पैकेट में इंजेक्शन वाला देखा तो उसमें देखा कि दवा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी थी। ठीक है, उससे पहले उन्होंने मेरे से 4000 रुपया भी ले लिया कि 2-2 हज़ार रुपया टाइफाइड का 2000 और 2000 आपका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का, दोनों का वो 4000 रुपया ले लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं होता है, अगर थोड़ा बहुत एक्सपायरी है तो चलता है, ठीक है, बस उसका एफिकेसी कम होता है लेकिन कुछ नहीं होगा। फिर इन्होंने अपने किसी आदमी लोग को बुलाया, ठीक है, तो उनके जो एक आदमी है डॉक्टर चंद्रकांत सिंह, वो बोलते हैं बच्चा मरा तो नहीं ना, कुछ नहीं हुआ, बच्चा मरा तो नहीं ना। तो हम लोग क्या बच्चा मरने का इंतजार करेंगे सर? तो यही बात है। जी जी जी, एक तो गलती की है, ऊपर से ये लोग सीना जोरी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बच्चा को तो कुछ नहीं ना हुआ। तो अभी पता चलेगा वैक्सीन पड़ने के 24 घंटा के बाद, या क्या होगा हमको क्या पता। आप तो एक्सपायरी दे दिए, अब तो हम निकाल भी नहीं सकते उस दवा को अपने बच्चे के इससे। 6 महीने का छोटा बच्चा है, वो बोल भी नहीं पाएगा कि क्या हुआ है उसके साथ। वहीं डॉक्टर ने बताया यह गलती मेरे से हुई है, लेकिन यह गलती जानबूझकर नहीं हुई। मैं अपनी इस गलती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैंने चश्मा नहीं पहना था, इस कारण एक्सपायरी डेट नहीं देख पाया। देखिए, कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन देना नहीं चाहिए और कोई देगा भी नहीं आपको नॉर्मली, लेकिन ये रिकॉर्डेड है। ह्यूमन एरर नाम का कोई चीज़ होती है दैट इज द कॉल्ड ह्यूमन एरर। आज हमने सेम कंपनी का सेम वैक्सीन दिया, वो डब्बा अब रखा हुआ है, 7 को दिया, 7 में से 6 को किसी को एक्सपायरी नहीं पड़ा, बाय मिस्टेक आपको कॉर्नर में कहीं पे रखा होगा, पड़ गया। तो ये चीज़ है, डॉक्टर के मिस्टेक से किसी की जान भी जा सकती है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एक डॉक्टर के मिस्टेक से जान जाने की जहाँ तक बात होती कि एक डॉक्टर ही 1000 पेशेंट को बचाता भी तो है। जहाँ पे अच्छाई होगी तो वहाँ पे साइड इफेक्ट होगा ही। हमने आज तक 20,000 को अगर लगाया वैक्सीन तो 1 या 2 मात्र हमसे हुआ है गलती, ठीक है भाई। देखिए, आप भी अगर ले रहे हैं, डेली आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पत्रकार है, तो आप भी कोई क्वेश्चन ऐसा उल्टा पूछ देंगे बीच में जिसका कि कहिएगा बाय मिस्टेक हमने पूछ दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। दुनिया के किसी कोने में बराबर है ब्रिज बनता है, बाय मिस्टेक गिर जाता है, क्या करेगा? वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। हम उनको एक एक चीज़ एक्सप्लेन किए हैं, उन्होंने सीनियर डॉक्टर से बात किया, एवरीथिंग गूगल पे सर्च मार लीजिए, तो पर भी वो मानने के लिए तैयार है। बाकी हम उनको बोल रहे हैं आगे आपको अगर प्रोसीड करना है तो भाई प्रोसीड करिए, और क्या कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिस डॉक्टर के विश्वास पर मरीज कुशल होने जाते हैं, वहाँ ऐसी चूक होगी तो मरीजों का क्या होगा। आपने एक गाना सुना होगा, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। जी हाँ, एक मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां एक लड़की एक लड़के को दिल दे बैठती है और इसका यह परवान इस कदर चढ़ता है कि दोनों हिंदू रीति रिवाज से भगवान को साक्षी मानकर गोनू धाम शिव मंदिर में शादी कर लेते हैं। 3 साल तक दोनों एक दूसरे के बीच काफी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन प्रेमिका को
क्या मालूम कि यह प्यार सिर्फ और सिर्फ हवस का सौदा था। 3 साल तक लड़के ने लड़की के साथ अवैध संबंध रखा। 3 बार दवा खिलाकर उस लड़की का एबॉर्शन भी करवा दिया। फिर भी लड़की लड़के के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसके सिवा उसे दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा था। बेवफा आशिक उस लड़की से 2 लाख रुपए भी यह कहकर ठग लिया कि तुम अगर पैसे देती हो तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बात को लेकर प्रेमिका पैसे भी दे देती है। उसके बाद धीरे धीरे झूठे व फरेबी प्रेमी ने उस लड़की से दूरी बनानी शुरू कर दी। अंततः यह भी कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो अपनी फरियाद लगाने कभी महिला थाना तो कभी एसएसपी कार्यालय तो कभी एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही है। आज अपनी फरियाद लेकर एसपी से मिलने पहुंची। वहां एसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि केंद्र व राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें स्वावलंबी बनाने की योजनाएं चला रही है, फिर भी महिलाओं के साथ यौन शोषण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर इसकी वजह क्या है? तो हमको उससे प्यार हुआ। वो प्यार हुआ, उसके बाद पैसा कौड़ी देने लगे। उसके बाद गोनू धाम मंदिर गए, शादी कर लिए। उसके घर में रहे, हम भी रहे, वो भी रहा। मेरे घर भी आता था, हम उनके घर भी जाते। उनके उसके बाद बहुत दिन 3 साल हो गया। 2020 में शादी हो गया है। कहाँ की थी शादी? गोनू धाम मंदिर में। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ दुकान पे थे। उसके बाद उसका मम्मी बोले हम तुमको नहीं रखेंगे, भगा देंगे। कहे कि तुम पैसा कौड़ी, उसका मम्मी बोले कि तुम उससे पैसा लो तो उसके बाद बाइक देंगे। उसका मम्मी क्या बोला, इससे हम नहीं करेंगे शादी, इसके पास पैसा कौड़ी ना। उसका जीजाजी जितेंद्र सिंह है ना, दूसरे जगह वहाँ तारापुर में शादी लगाया ना। वहाँ पैसा कौड़ी 3 लाख 3.5 लाख लिया। शादी भी लग चुका है और बोला हम नहीं रखेंगे तुमको, हम दूसरी शादी करेंगे। कितना दिन सफर मनाया था तुम साथ? मेरे साथ 3 साल। बच्चा भी हुआ था? बच्चा तो वहाँ हुआ था। क्या किया? दवाई खिला दिया 3 बार। क्या नाम लड़का का? लड़का का नाम राजा कुमार है। उसका पिताजी का नाम मनोज मंडल है। क्या चाहती क्या हो? हम चाहते हैं मेरा शादी उसी से हो, हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। कहाँ आई हो आज? एसपी डीएसपी साहब के पास। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स की खरीदारी पर 20% की भारी छूट। 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग। 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर। 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने है। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर
पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। भागलपुर के नौगछिया के जहानवी चौक से तेतरी दुर्गा स्थान जाने वाली 14 नंबर सड़क पर गरैया गांव के पास शनिवार को लगभग 8:45 बजे अज्ञात बाइक पर सवार अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान L&T फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर पूर्णिया जिला के टीकापट्टी निवासी 30 वर्षीय नकुल कुमार पासवान के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने नकुल को पीछे से गोली मारी है। उसके पीठ और बाएं सीने पर गोली के निशान है, जबकि मृतक के नाक और मुंह में भी खून के निकलने के निशान है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रवक्ता पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने दोपहर बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया था। मामले में मृतक युवक के पिता टीकापट्टी निवासी उमेश पासवान के लिखित बयान के आधार पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधर घटनास्थल से पुलिस ने मृतक की पल्सर मोटरसाइकिल, मोबाइल, एक पैर का जूता और एक खोखा बरामद किया है, जबकि फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर बिखरे खून के नमूने को भी एकत्रित किया है। सूचना मिलते ही नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। एसपी ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से सघन पूछताछ करने और टावर लोकेशन के आधार पर घटनास्थल पर मौजूद मोबाइल नंबरों का सत्यापन करने का निर्देश दिया। नौगछिया के एसपी ने ग्रामीण बैंक पहुंचकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की गहन पड़ताल की। सुबह 8:46 बजे ग्रामीण बैंक के पास 2 मोटरसाइकिल जहानवी चौक की ओर जाते हुए देखा गया है। एक मोटरसाइकिल पर 4 युवक सवार थे तो एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे। दोनों बाइक पर सवार लोगों पर पुलिस ने हत्या का संदेह जताया है। वीडियो फुटेज को भागलपुर, नौगछिया और अन्य सीमावर्ती जिले में सत्यापन के लिए भेजा गया है। गाड़ी लेके आया, हाँ, 2 सवार व्यक्ति और उधरे से जिसको मारा गोली उधरे से आया, हाँ, बाइक का चिन्ह है, उधरे से आया, यहाँ तक में वो गिर गया, हाँ, कॉलोनी आते आते वो गिर गया। उधर से आ रहा था, 2 बार फायरिंग मारा और उधर रिटर्निंग भाग गया हुआ। घटना हुआ है कि आज सुबह ही निकले, बैंक में ड्यूटी करते थे L&T बैंक में, तो ये अपना कलेक्शन करके जा रहे थे अपने रूम पे जहाँ जॉब करते हैं। वहीं जा रहे थे, रास्ते में पैसा उसको देखा तो किसी ने देखा कि इसके पास पैसा है तो पीछे से गोली चला दी, तो मौके पर ही शायद मौत हो गई। उनकी मौत हुई है? नकुल पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? टीकापट्टी के। अच्छा, कब से काम करते थे? ये 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं। कौन कंपनी है? L&T बैंक। गए थे कलेक्शन के लिए? कलेक्शन के लिए, अंदाज कलेक्शन से लौटे थे। कितने लगभग समय क्या होता होगा? समय लगभग वही बता रहे सुबह के 8 बजे। कलेक्शन करके आ रहा था, उसके बाद ये घटना हुआ। नकुल पासवान। किस जगह से कलेक्शन कर रहे थे? गया था जगतपुर साइड। कितने का हुआ था कलेक्शन? कलेक्शन अभी पता करना पड़ेगा कितने का था, लगभग 50,000 होगा। 50,000 का। कहाँ करना था कलेक्शन? जगतपुर साइड में था, उसी साइड में। अच्छा, ये कितने बजे घटना बताई जा रही है? ये तो पुलिस ही वहाँ पर पहुँचा। सूचना सर मिला होगा लगभग 8-9 बजे के आसपास। आपका नाम सर? चंदन कुमार। क्या हुए? हाँ, पोस्ट रीजनल मैनेजर। किस बैंक? L&T। कहाँ पे शाखा है सर? नौगछिया, मकनपुर चौक। सर, इस तरह का जो होती है, कलेक्शन करने जाती है, पुलिस इन्फॉर्मेशन बोलती है हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। छोटा अमाउंट रहता है, 10-15 हज़ार उठा के हम लोग किसी CSP को डालते हैं, बड़ा अमाउंट नहीं रहता है।
भागलपुर के सुल्तानगंज थाना में पदस्थापित महिला एएसआई किरण सोनी पर 10,000 लेकर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगा है। फिर मैम बाहर आई तो मैम को बोले कि मैम कुछ करिए ना, मेरे पति को रखे हैं, मेरा बच्चा भी रो रहा है। तो मैम बोली ऐसे नहीं होगा, कुछ लेना देना पड़ेगा। तो हम बोले क्या लेना देना पड़ेगा? तो बोली कम से कम 15,000 दो। मामला मोटरसाइकिल चोरी और मारपीट से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुल्तानगंज के मिर्जापुर निवासी लोकेश कुमार पड़ोस के फंतुष तांती से बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट किया, जिसके बाद दोनों पक्ष सुल्तानगंज थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने लोकेश कुमार को हाजत में बंद कर दिया। जिसके बाद सुल्तानगंज थाना में पदस्थापित महिला एएसआई किरण सोनी ने लोकेश की पत्नी शिवानी कुमार से मोटी रकम की डिमांड की, लेकिन 10,000 लेकर लोकेश को छोड़ दिया। वहीं न्याय की गुहार लगाने के बाद शिवानी और लोकेश वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास पहुंची। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि मामले को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है। विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को जांच का आदेश दिया गया है। पीड़िता शिवानी कुमार ने बताया कि मेरे पति को सुल्तानगंज थाना में किसी झूठे केस में फंसाकर हाजत में बंद कर दिया गया। जब मैं उसे छुड़ाने के लिए सुल्तानगंज थाना पहुंची तो वहां की एएसआई किरण सोनी ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, कुछ लेन देन करना होगा। तो मैंने कहा क्या लेन देन करना पड़ेगा? तो पहले उसने मोटी रकम मांगी, उसके बाद 15,000 रुपए का डिमांड किया, फिर 10,000 रुपये में वो मान गई और 10,000 रुपये लेकर ही एएसआई किरण सोनी ने मेरे पति को छोड़ा। छोड़ने से पहले बॉन्ड पेपर तैयार कर मेरा सिग्नेचर भी लिया गया। उस दिन थाना में रात में गए तो रात 10:30 बज गया, तो बोले कि सुबह आना। फिर सुबह गए तो बहुत भीड़ था, तो बोले बैठो बैठो। फिर 1 बज गया। फिर मैम बाहर आई तो मैम को बोले कि मैम कुछ करिए ना, मेरे पति को रखे हैं, मेरा बच्चा भी रो रहा है। तो मैम बोली ऐसे नहीं होगा, कुछ लेना देना पड़ेगा। तो हम बोले क्या लेना देना पड़ेगा? तो बोली कम से कम 15,000 दो। तो बोले मैम गरीब आदमी इतना नहीं हो पाएगा। तो हम 5,000 लेके गए थे। तो मैम को बोले मैम इतना रख लीजिए, छोड़ दीजिए। तो बोली नहीं जहाँ से भी लाना है कम से कम 10,000 पूरा। तो कितना आप दिए पैसा? फिर हम बाहर के इंतजाम किए 5,000 का, फिर 10,000 रुपया उनको दिए उनके ऑफिस में। किरण नाम था उनका मैम का। कौन थाना? सुल्तानगंज थाना। उसके बाद पैसा लेके फिर क्या किया? हाँ पैसा ली, फिर एक बॉन्ड बनवाई जिसमें एप्लीकेशन हम ही से लिखवाई। तो बॉन्ड बना उसमें, हाँ उसके बाद इनको छोड़ दिया। किस लिए गए थे थाना? किस लिए गए थे? क्या हुआ था? मेरे पति का किसी से मारपीट हुआ था, हल्का फल्का ऐसा हाथापाई। तो इन्हीं में ये दोनों चले गए थे थाना कि चलो हम दोनों केस करेंगे। तो वही वहाँ पे बोले कि फिर वो भी डर गया, ये भी बोले दोनों। तो वो भी 12-13 साल का बच्चा था, ज़्यादा थोड़ा उम्र का नहीं था। तो वही बोला कि हम मैनेज करेंगे। तो दोनों तैयार हो गया कि नहीं हम यहीं से वापस चले जाएंगे। दोनों आपस में सुलह कर लिया। तो फिर भी रात भर रखा गया दोनों को। मेरा शिवानी कुमारी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति को किसी मोटरसाइकिल चोरी केस में फंसाया गया है। थाने में दिए आवेदन के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि मेरे पति के द्वारा चोरी नहीं की गई और थाने में पदाधिकारी पर भी रिश्वत लेने का आरोप लगाई है। हमने इसका संज्ञान लेते हुए एसडीपीओ विधि व्यवस्था गौरव कुमार को जांच का कार्य दिया है, जिसे 2 दिनों के अंदर करने का आदेश भी दिया गया है और उस जाँच रिपोर्ट के आधार पर किसी पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए अभी एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति को किसी बाइक चोरी में, जिसकी बाइक चोरी हुई है उसके द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है कि उसके पति के द्वारा बाइक चोरी किया गया, परंतु महिला के द्वारा बताया गया कि मेरे पति के द्वारा बाइक चोरी नहीं की गई है और महिला और थाने के पदाधिकारी पर भी केस को कम्प्रोमाइज़ करने का, दबाव डालने का और रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। तो हमने एसडीपीओ विधि व्यवस्था को एक जाँच सौंपी है जो कि अगले 2 दिनों में इसकी जांच करेंगे, तथ्यात्मक जांच करेंगे और अपने मंतव्य के साथ मुझे उपस्थापित करेंगे और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर किसी पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी तो कार्रवाई की जाएगी। वैभवशाली इतिहास, उत्कृष्ट स्थापत्य कला, बेहतरीन नक्काशी और लाजवाब शिल्पकारी का नमूना विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसने विश्व को कभी पहला कुलपति दिया, आज खंडरों में इसका इतिहास झांक रहा है। भागलपुर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत अंतिचक गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। बताया जाता है कि स्थापना के 400 साल बाद 1200
1803 ईस्वी में इसे बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। भव्य पुस्तकालय में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद यह विश्वविद्यालय खंडरों के रूप में परिणत हो गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रबंधन के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यभार को संभाला जाता था। यहाँ पढ़ने के लिए कठिन प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। यहाँ 100 शिक्षकों की व्यवस्था थी जो 1000 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। अतीश दीपंकर यहाँ के उपाध्याय थे जो प्रकांड पंडित थे। शिक्षा की बात करें तो यहाँ दर्शन, तंत्र, न्याय, बौद्ध धर्म और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। विदेशों से भी लोग शिक्षा के लिए यहाँ पहुँचते थे। 100 एकड़ में फैले विश्वविद्यालय में 160 विहार थे, जिसमें कई विशाल प्रकोष्ठ बने हुए थे। यहाँ के विद्वानों ने विश्व भर में भ्रमण कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। नालंदा की तरह यह महाविहार भी बौद्ध शिक्षण का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र रहा था। देश विदेश से सैलानी अभी भी खंडर को देखने पहुँचते हैं। खंडरों को जब आप देखेंगे, दीवारों पर गढ़ी शिल्पकारियों को देखेंगे, तो आपको इसकी भव्यता और गौरवशाली अतीत का अनुभव होगा। चलिए, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 9वीं शताब्दी के शुरुआत में इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के ज़माने में हुई थी। धर्मपाल ही इसके स्थापनाकर्ता माने जाते हैं और इसकी स्थापना जो हुई उसको समग्रता में समझने की आवश्यकता है। विक्रमशिला जब बना तो विक्रमशिला का इतना मुश्किल, उसमें शैक्षणिक स्तर इतना ऊंचा था, या हर विश्वविद्यालय में उस समय जो व्यवस्था थी, नालंदा में भी वही व्यवस्था देखते हैं। 6 द्वार होते थे। मध्य में जो मुख्य द्वार था उसमें 2 द्वार होते थे, प्रथम और द्वितीय। उसके अलावा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। और सबों में बहुत अपने ज़माने के बहुत विद्वान व्यक्ति, विद्वान उस समय के जो शिक्षक थे वो उसके द्वारपाल होते थे। तो प्रवेश इतना ही मुश्किल था उन सारे विश्वविद्यालयों में। विक्रमशिला में तो और भी मुश्किल था कि आपको प्रवेश के लिए पहले उन द्वार के उस जो द्वारपाल थे उनसे पहले आपको वो आपकी परीक्षा लेते थे। जब आप पहले गेट पर पास कर गए तो दूसरे द्वार पर पहुँचे, फिर वहाँ आपकी परीक्षा हुई और तब आपको प्रवेश मिलता था विश्वविद्यालय में, और तब आप अपना चुन सकते थे कि आपको क्या पढ़ना है। 1960 में इसका उत्खनन आरंभ हुआ। 69 तक पहला उत्खनन जो आरंभ हुआ था 60 से 69 तक चला और उत्खनन वहाँ पर हुआ। कितने साल तक चला था विश्व? छिटफुट ये उत्खनन 82 तक हुआ, उसके बाद आज तक फिर कुछ नहीं हुआ है। ये विश्वविद्यालय कहा जाता है कि 1200 में बख्तियार खिलजी के द्वारा विध्वंस किया गया इसका। और बख्तियार खिलजी वही बख्तियार खिलजी हैं जिनके लिए कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय भी इन्होंने ही जलाया और विध्वंस किया। बौद्ध विहार भी चैत्य भी देखते हैं, जहाँ की मुख्य भवन था उसके चारों ओर आप विद्यार्थियों के, छात्रों के रहने की जो जगह थी वो भी आप देखते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर था, संरचना थी, वो ऐसा था, शैक्षणिक संरचना, कि एक अध्यक्ष जो इसके कुलपति होते थे, उनके बाद महापंडित होते थे, उसके बाद 6 द्वारपाल होते थे। जो द्वारपाल नाम मात्र के थे, वो अपने आप के समय के उद्भट विद्वान थे जो परीक्षा लेते थे प्रवेशार्थियों का। उसके अलावा 108 पंडित होते थे जो शिक्षक के रूप में थे। विक्रमशिला ने जब 9वीं शताब्दी में अपने टॉप पर था, अपने ऊंचाई पर था, तो 160 शिक्षक यहाँ पर थे। 160 शिक्षक, 1000 छात्र और सारे। और इस तरह का जो मैं समझता हूँ उस समय जो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में काम हुआ, मेडिसिन के क्षेत्र में काम हुआ, दर्शन के क्षेत्र में काम हुआ, मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में काम हुआ, उसका बहुत काम विक्रमशिला में हुआ। केंद्र और राज्य सरकार ने पहले इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। 2014 में भागलपुर में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का वादा किया था। इसके लिए राज्य सरकार से जमीन की रिपोर्ट मांगी गई थी। केंद्र की टीम जमीन का सर्वे करने पहुंची तो 200 एकड़ जमीन परशुराम चक और एकडरा मौज में चिन्हित कर रिपोर्ट सौंपी गई। फरवरी 2022 में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में फिर जांच की गई, जिसके बाद परशुराम चक मौजा की जमीन को खारिज कर दिया गया और 212 एकड़ जमीन मलकपुर और अंतिचक में चिन्हित किया गया। लेकिन यहाँ 50 SC/ST के घर हैं, लगभग 3500 पेड़ हैं, जिससे भूअर्जन में परेशानियां बताई जा रही है। अब फिर यह मामला अधर में फंस गया है। केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन जमीन नहीं मिल पाई है। विगत 8 वर्षों से
इसकी स्थापना का दौर कागजों में हाफ रहा है। 1960 में जब इसकी खुदाई हुई तब से यहाँ के स्थानीय लोग कई तरह से आवाज़ अपने सरकार तक पहुँचाते रहे हैं, लेकिन ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये राजनीतिक का शिकार है। यहाँ के जो स्थानीय लोग कहें या जनप्रतिनिधि कहें या अभी वर्तमान में यदि सरकार की बात करें तो वो उपेक्षा इनके साथ कर रहे हैं, उपेक्षित नज़र से विक्रमशिला को देख रहे हैं। यदि हम केंद्र सरकार की बात करें तो पहले कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमशिला के गौरव की वापसी को लेकर के घोषणा करने के साथ ही लगभग 500 करोड़ रुपया आवंटित किया है इसके जीर्णोद्धार को लेकर। राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर वो ज़मीन आवंटित करती, ज़मीन को अधिग्रहित करके केंद्र सरकार को सौंपती, तब यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना होनी थी। यदि हम वर्तमान में बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक सांसद जो स्थानीय हैं निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर फिर से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो बगल में एक जंगली गांव है वहाँ खुदाई होना है और फिर यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़े, यहाँ की सड़कें अच्छी हो जिससे कि सैलानी आ सके। तो उसको लेकर के केंद्र सरकार द्वारा विक्रमशिला टू कटारिया रेल लाइन का ये क्या कह रहे हैं स्वीकृति दे दिया है और उनकी हमको संभवतः नवंबर-दिसंबर में प्रधानमंत्री उनका शिलान्यास करेंगे और सड़क की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जिस तरह से सीएम नीतीश की बात करें तो वो नालंदा को जिस नज़र से देखे हैं और जिस तरह से उनका जीर्णोद्धार हुआ है वो विक्रमशिला के साथ नहीं कर रहे हैं। अभी बीते कुछ दिन पहले विक्रमशिला महोत्सव हुई है और विक्रमशिला महोत्सव इस तरह से संपन्न हुआ, आसपास के लोग नहीं जान पाए। यहाँ यदि पूरे भागलपुर की बात करें ये गौरव है, लेकिन आसपास के लोग नहीं जान पाए कि यहाँ कोई महोत्सव होकर खत्म हो गई और लोग जान भी नहीं पाए। यही वजह है कि उस तरह से उसमें भीड़ भी जमा नहीं हुई और लोग इसके बारे में जान भी नहीं पा रहे, उनके साथ उदासीनता है। विक्रमशिला निवासी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरव को वापस लौटाने के लिए संसद में कई बार आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि विक्रमशिला का गौरव लौटेगा, यहाँ खुदाई फिर शुरू होगी, विक्रमशिला के धरोहरों के बारे में बची हुई जानकारी मिलेगी। विक्रमशिला में टूरिस्ट कम आते हैं तो इसका कारण कनेक्टिविटी है। इसको लेकर विक्रमशिला कटरिया रेल लाइन को भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है। संभावना है अक्टूबर-नवंबर में प्रधानमंत्री यहाँ का दौरा करेंगे और इसका शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिया है। राज्य सरकार ने जमीन नहीं दी है, लेकिन आज न कल इसका निर्माण होगा। विक्रमशिला की खुदाई स्टार्ट हुई। विक्रमशिला बिहार नहीं पूरे देश दुनिया का गौरव है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया, लेकिन किसी कारणवश विक्रमशिला का जो विकास है वो अवरुद्ध हो गया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को कंट्रोल करता था। अभी केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ASI ने एक बड़ा प्लान बनाया है विक्रमशिला के लिए। यहाँ जो जंगली स्थान है विक्रमशिला के ठीक बगल में, खुदाई स्थल के बगल में, उसकी खुदाई जो है वो शुरू होने वाली है और उसमें जो विक्रमशिला की धरोहर जो थोड़ी बची हुई थी, जिसके बारे में कम जानकारी थी लोगों को, वो मिलेगी। इसके अलावा विक्रमशिला में एक बड़ा म्यूजियम बनाने के लिए भारत सरकार ने पैसा दिया है, वहीं कैफेटेरिया बनाने के लिए पैसा दिया है और इस म्यूजियम में लिफ्ट तक होगा, इसकी भी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। दूसरा, विक्रमशिला के जीर्णोद्धार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बड़ा काम किया है, क्या आपको पता है कि ये विक्रमशिला तक, बटेश्वर स्थान तक रेल लाइन जाया करता था। विक्रमशिला में टूरिस्ट यदि कम आते हैं तो उसका कारण कनेक्टिविटी कम है। तो विक्रमशिला कटेरिया रेल लाइन, उसके लिए गंगा पर जो पुल बनना है बटेश्वर स्थान में और विक्रमशिला खुदाई स्थल के पास जो स्टेशन बनना है, वो भी भारत सरकार ने उसका अप्रूवल दे दिया है और मुझे पूरी संभावना है कि अक्टूबर-नवंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी विक्रमशिला बटेश्वर स्थान का दौरा करेंगे और उसका शिलान्यास भी करेंगे। तो ये भारत सरकार ने एक बड़ा काम किया है। तो विक्रमशिला का जो एक और मुद्दा बचा हुआ है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए आपको पता है कि 500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया हुआ है। राज्य सरकार ने अभी तक जमीन नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है आज नहीं कल जो घोषणा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो पूरा होगा और विक्रमशिला के विकास के लिए वो विश्वविद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। बहरहाल भारत की सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व को दर्शाती विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरव को लौटाने की आवश्यकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण से निश्चित ही इसके गौरव को लौटाया जा सकता है।
बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार आगमन 13 मई से हो रहा है। इसको लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां एक तरफ मंत्री तेज प्रताप ने खुली चुनौती दी है कि बागेश्वर बाबा को बिहार किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे, उन्हें एयरपोर्ट से ही घुमा दिया जाएगा। वहीं भाजपा की ओर से कई नेताओं ने राजद के कार्यकर्ताओं को चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कह दिया कि देख लेंगे बागेश्वर बाबा को रोकने वाले को। इस राजनीतिक उठापटक में जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, साधु संतों को घूमने का अधिकार है। अब कोई बाबा को बिहार आने से रोक रहे हैं तो कोई आने पर स्वागत कर रहे हैं। दोनों पार्टी दमखम दिखाने का काम कर रही है, यह कहीं से सही नहीं है। साथ उन्होंने कहा कि बिहार में बाबा का स्वागत है, लेकिन वो आग लगाने वाली कोई बात ना करे जिससे कि जाति, धर्म व संप्रदाय के पीछे उन्माद फैले। साथ उन्होंने कहा कि अपना हिंदुस्तान खुद हिंदू राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। साधु संतों का देश है। एक तरफ जहां राजद के लोग उन्हें मना कर रहे हैं वो भी गलत है, दूसरी तरफ भाजपा राजद को देख लेने की बात कर रही है वो भी गलत है। जदयू हर समय जनता के हित की सोचती है, इसलिए बागेश्वर बाबा का बिहार आगमन कहीं से गलत नहीं है। मेरा देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, साधु संत है, घूमना फिरना उसका काम है, सही बात है, ठीक है। कोई रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है, मतलब वो कहता है कैसे रोक लेगा। दोनों का कहना सत्य है। अब दम खम वाली बात नहीं है, ऐसा कोनो बात नहीं, लेकिन बतवा ये है घूमने पर। अब बाबा आके आग नहीं लगा दे, यहाँ कुछ ऐसा काम नहीं कर दे। और एक बात होता है, नेता लीडर भाषण देता है ना, शब्द के उच्चारण में अगर गलत हो जाता है, वोट टर्न अप हो जाता है, पलटी मार देता है, बुरा हाल हो जाता है, वोट नहीं देता है। ये बात इसलिए, अगर बाबा वास्तविक में जनता के लिए आ रहे हैं, बिहार को कुछ नया संदेश देने के लिए आ रहे हैं, कुछ उलझन वाली बात नहीं बोले, ठीक है बाबा आवे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे क्या प्रतिक्रिया दें? आप प्रतिक्रिया हम बोलबे किए भाई, यहाँ जोर वाली बात है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं नहीं आप आने देंगे, भाजपा के लोग कह रहे हैं नहीं आने देंगे, तो यहीं पर तो विवाद शुरू हो गया। विवाद तो यही शुरू हो गया। अब यहाँ पे जदयू क्या करेगी? जदयू क्या कहेगी? जदयू क्या कहेगी? जदयू को क्या मतलब है? हम लोग तो जदयू के लोग हैं, ऐसा बात नहीं बोलते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे जनता में आक्रोश पैदा हो। वो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात कर रही है बाबा। आए वो हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान तो हिंदू का ही है, बाबा क्या बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? क्या 2024 का तैयारी तो नहीं है ऐसा कुछ तो? अरे अब आने दीजिए ना, क्या क्या होता है नहीं होता है। अब देखिए क्या 2024 और 2000 की बात करते हैं, 24 की बात। यहाँ पर भाजपा का खाता नहीं खोलने जा रहा है। 40 का सीट एनडीए लेगी, एनडीए कहती है ये नहीं महागठबंधन लेगी। 40 का 40 चोट, एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। जातिगत गणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है। इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय को गलत नहीं कह सकते। हम जब साथ थे तो इसका सहयोग किया था, लेकिन जातिगत गणना विकास के लिए, जातियों के विकास के लिए होना चाहिए। पलटू राम जी का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। जातियों को जातियों से भिड़ंत करने का विद्रोह करना चाहते हैं। ये सब इनका नाटक है। हाईकोर्ट के निर्णय को तो कोर्ट के निर्णय को हम गलत नहीं कह सकते। अभी रोक लगाया है, आगे क्या होगा देखना होगा। लेकिन हम तो जब साथ में थे तो हमने उसका सहयोग किया था। लेकिन जातिगत निर्णय किस काम के लिए? विकास के लिए, कि विकास हो और जातियों का विकास हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन अब तो पलटू राम जी का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। ये जंगल राज के गोद में बैठ करके और जातियों को जाति से भिड़ंत करने का, एक विद्रोह पैदा करने का, ये इनका नाटक है। हम चाहते हैं कि भाई सबका विकास होना चाहिए।
भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के मधुरापुर बाजार में 4 मई को हुए हिंसक झड़प के बाद अब भी माहौल तनावपूर्ण है। हालांकि घटना के बाद से लगातार पुलिस की सख्ती वहां दिख रही है। आज दुकानदारों ने विरोध में दुकानों को बंद कर दिया। दुकानदारों ने बीच बाजार में सब्जी मंडी हटाने की मांग समेत कई मांग प्रशासन से की है। बाजार बंद करने की सूचना पर एसडीओ उत्तम कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। बाजार को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। दुकानदारों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। अधिकारियों ने दुकानदारों को समझा बुझाकर घंटों बाद दुकान को खुलवाया। वहीं इसके बाद एसपी भवानीपुर थाना पहुंचे और व्यापारियों व स्थानीय प्रबुद्ध लोगों से बातचीत की, साथ ही शांति बनाए रखने की अपील की। एसडीओ उत्तम कुमार ने बताया कि व्यापारियों की कुछ मांगे हैं, उस पर विचार किया जाएगा। 4 तारीख को हुए झड़प में 30 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि परसों की घटना में पुलिस की तरफ से मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 30 नामजद हैं और 100 से अधिक अज्ञात है। दुकान बंद होने की वजह उस घटना से नहीं है जिसकी वजह से आज बाजार बंद हुआ है, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, प्राथमिकी दर्ज की गई है, नामजद प्राथमिकी है। कितने लोग? और लगभग 30 लोगों पर है और पुलिस उसके लिए पकड़ धकड़ की भी कार्रवाई कर रही है। हम लोग को उम्मीद है कि आज या कल तक गिरफ्तारियां होंगी उसमें। इसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाई का भी प्रस्ताव भेजा गया है, सभी को नोटिस किया जा रहा है। क्या सर दुकानदारों को क्या कुछ? जो परसों का घटना है उसमें पुलिस के तरफ से FIR दर्ज कर लिया गया है। 30 से ज़्यादा लोग उसमें नेम्ड हैं और सैकड़ों की संख्या में अज्ञात को केस किया गया है, उसकी भी पहचान की जा रही है। आज का जो बंद का सूचना मिला था तो हम लोग बाजार का मुआयना किए हैं, तो लगभग 50-60% दुकानें उससे भी ज़्यादा बंद होने का वजह उस घटना से जोड़ के ये लोग देख रहे हैं। उस घटना से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोकल व्यवसायी का किन्हीं का मांग है शौचालय बनवा दीजिए, किन्हीं का मामला है कि वो जो दुकान लगती है वो बिहार सरकार की जमीन है उसको खाली करवा दीजिए। तो ये तरह तरह की मांगे हैं जिस पर प्रशासन विचार कर रहा है, लेकिन उस मामला से इसको जोड़कर देखना अच्छा नहीं है। हालांकि इससे माहौल खराब होगा। लोगों के बीच में हम लोगों ने मैसेज दिया है कि नहीं आप खोलिए। जिस दिन से घटना हुई है उसी दिन से तीनों पालियों में 8 जगह पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है जो 24 घंटा एक्टिव है। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र भागलपुर द्वारा समाहरणालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमें हर कार्यक्रम एवं त्योहार में ड्यूटी लगाई जाती है। हम लोग रात्रि प्रहरी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके लिए हमें लाठी, टॉर्च, वर्दी एवं टोपी की जरूरत होती है। लेकिन हम लोगों ने कई वर्षों से अपनी मांग रखी है, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई है। वहीं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नौकरी में हम लोगों को अस्थायी जगह दी जाए, जीवन सुरक्षा बीमा का लाभ दिया जाए, बिहार विधानसभा में उठाए जा रहे समायोजन अस्थायी एवं मानदेय के लिए भी हम लोगों पर विचार किया जाए। साथ ही हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए उन लोगों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान, प्रखंड अध्यक्ष सह जिला कोषाध्यक्ष महामंत्री वीरेंद्र कुमार दास, प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित प्रदर्शन कर रहे ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र के दर्जनों कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में मौजूद थे। हम लोग धरना से बात नहीं बनेगा तब हम लोग अनावरण अनशन धरना धरेंगे, सरकार से लड़ेंगे और आगे नहीं होगा तो हम उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। अभी तो पहले हम लोगों का बिहार विधानसभा में जो विधायक उठाए हैं उसके लिए भारी हैं और आप लोगों के माध्यम से जो हम लोगों का दूर दूर तक जाता है तो आप लोगों से भी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।